बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। नाज़रीन, 3 टॉप स्टोरीज पर आज के प्रोग्राम में बात की होगी। सबसे पहली जो स्टोरी है वो पॉलिटिकल के हवाले से मैं आपसे बात करूंगा। राना सनाउल्लाह का जो बयान आया है, सदके दिल से माफ़ी इमरान खान की रिहाई का सबब बन सकती है। 9 मई के वाक़यात पर अगर मशरूत माफ़ी से कर दिया है, अगर इमरान खान माफ़ी मांगते हैं तो इनकी रिहाई मुमकिन है। अजीब सी बॉल जो है वो पीटीए की कोर्ट में फेंकी है राना सनाउल्लाह साहब ने। और ईद के बाद तहरीक का आगाज़ तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा नाज़रीन चैलेंज है। बानी तहरीक इंसाफ के अगर लहजे में नरमी नहीं आती तो फिर क्या तहरीक की तरफ जा रहे हैं, या जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं रिहाई की, इस तरफ बात जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी टॉप स्टोरी जो नाज़रीन मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा वो है दुनिया टैरिफ बढ़ा रही है जबकि पाकिस्तान टैरिफ कम कर रहा है। क्या पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मार्केट में कैप्चर कर सकेगा और हम अपनी एक्सपोर्ट जो है उसमें मज़ीद इजाफा कर सकते हैं? क्योंकि नई पॉलिसी जो आ रही है उसके मुताबिक तो जापानी कारें भी जो है वो इंतहाई सस्ती होने का इम्कान है। और इस पर भी बात करेंगे कि ये गाड़ियों की कीमतें अब क्या है। क्योंकि आप गौर कीजिए कि पाकिस्तान में आम गाड़ी भी जो है वो 30 लाख रुपए से कम पाकिस्तान में नहीं है। इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपको तीसरी टॉप स्टोरी पर लेके जाऊंगा इंटरनेशनल के हवाले से। इसराइल ने पहले फ़लस्तीन, फिर यमन और अब लेबनान पर हमला कर दिया है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारियां यूएनओ अपनी निभा रहा है, नहीं निभा रहा। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अंदरूनी इत्तेहाद जो है वो कैसे मुमकिन होगा? मेरे साथ प्रोग्राम के शुरू में एसआर राना साहब इंतहाई सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट है, वो बात शुरू करूंगा। लेकिन नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक लूँगा, ब्रेक पे से वापसी पे आकर मैं बात शुरू करूंगा एसआर राना साहब से। शॉर्ट ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे साथ हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साहब और काबिल एहतराम एसआर राना साहब। शुरू करता हूं प्रोग्राम इख्तियार वली साहब से। राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान की रिहाई को 9 मई से वाक़यात पर माफ़ी से मशरूत कर दिया है। इख्तियार भाई, आप देख रहे हैं दूसरी तरफ पीटीआई जो रहनुमा है वो इस्टेब्लिशमेंट से महाजराई के खात्मे और कैदी नंबर 804 को रिलीफ दिलाने के लिए अपने इत्तेहादियों से राब्ते भी कर रहे हैं। ये दोनों पेशरफ्त अख्तियार भाई महज इत्तेफाक आप समझ रहे हैं या कहीं कुछ फिर चल रहा है? आज हमें कुछ आगाह फरमाएं अख्तियार भाई। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि देखें जो राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है ना उनका वो बयान, वो एक सियासी जमात की आप समझ लें या सियासी लीडर की उनका तहरीक इंसाफ को एक मशवरा है कि जहां से उनका मामला रुका है, जहां से उनकी सारी बंदिशें हैं। हम बहुत पहले भी ये बात करते थे कि आपको अगर कोई रिलीफ मिलेगी वो आपको सियासी लोग दिलाएंगे, वो आपको पार्लियामेंट दिलाएगा, वो सियासी जमात और सियासी शख्सियात ही आपको एक रास्ता दे सकते हैं। तो राना सनाउल्लाह ने जो उनको मशवरा दिया है, ये कोई ऐसी पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है कि आज आप माफी मांगे और कल आपके सारे मामला खत्म हो जाएंगे। बट ये जरूर है कि यहाँ से एक सफर आपका शुरू हो जाएगा। जल्द या बदेर आपके मामलात जो हैं वो टकराव और तनाव से सुलझने की तरफ वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में दिस इज व्हाट अ पॉलिटिकल पार्टी एंड पॉलिटिकल लीडर, जो मुहिब वतन लोग होते हैं, सियासी लोग होते हैं, जो कदावर लोग होते हैं, जिनके सीने बड़े होते हैं, दिल बड़े होते हैं, बावजूद इसके कि मेरे ख्याल में वैसे तो मुस्लिम लीग नून सारी की सारी पीटीआई की डसी हुई थी, लेकिन सबसे ज्यादा जिन्होंने भुगता है वो राना सनाउल्लाह ही था। और राना सनाउल्लाह ने जिस तरीके से, वो अब भी ये चाहते हैं कि इमरान खान सियासी लीडर बने, तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात बने, जो अभी तक बन नहीं सके। फैन फॉलोइंग कुछ और चीज है, और अपनी फैन फॉलोइंग की वजह से आप असेंबली में सीटें ले लें, कहीं एक सूबे में आपकी हुकूमत बन जाए, वो भी एक अलग चीज है। लेकिन सियासी लोगों के सीने बड़े होते हैं, दिल बड़ा होता है, उनकी नजर लंबी चौड़ी होती है, दूर तलक देखते हैं, दीवार के उस पार भी उनको नजर आता है। तो मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह का जो बयान है वो नेकनियती पर मबनी है, और मैं भी उसको एंडोर्स करता हूँ। जितने भी तहरीक इंसाफ के लोग ये बात सुन रहे हैं,
तो उनको स्टार्ट कर लेनी चाहिए कि वो अपने लीडर से रब्ता करें। इमरान खान को चाहिए कि वो माफी मांग लें। काबिल एहतराम इसार राना भाई, मेरे भाई इख्तियार साहब फरमा रहे हैं बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह, वो सारी कहानी आपको पता है, मुझसे ज़्यादा काबिल है आप। कदावर लोग जो हैं उनके सीने बड़े होते हैं। मैं आपसे सोशल मीडिया के हवाले से सवाल करूंगा, लेकिन इससे पहले आपको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इख्तियार भाई की इस बात पर? राना सनाउल्लाह साहब ने तो पहले लाइव ऑन रिकॉर्ड ये भी कहा था कि हम तो इमरान खान को कह रहे हैं कि आप बनी गाला चले जाएं, और वो नहीं जाता। तो अब ये बात जो वो कह रहे हैं ये तो जरा कमजोर है, क्योंकि पहले तो वो डायरेक्ट ये कह चुके थे कि आपको हम कहते हैं कि आप बनी गाला चले जाएं, लेकिन वो मानता नहीं है। तो जो शख्स इतनी बड़ी ऑफर नहीं मान रहा तो वो ये वाली ऑफर क्यों मानेगा? नंबर 1। नंबर 2 ये कि बिल्कुल दिल बड़े होने चाहिए, लेकिन माफ करने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि माफी तो उसने देनी है, बड़ा दिल तो उसका होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि 9 मई के हवाले से पूरी कौम को क्लैरिटी मिलनी चाहिए। अगर 9 मई किसी ने किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, और अगर 9 मई किसी ने नहीं किया तो 9 मई के नाम पे उसे रगड़ा नहीं लगना चाहिए। हम तो खड़े अपने इदारों के साथ, अपने पाक फौज के साथ। उसकी तब कोई अगर नजर बद से देखेगा तो 100 बार हम उस पर लानत भेजते हैं, लेकिन बहरहाल क्लियरिटी जो है वो बहुत जरूरी है। 9 मई के ऊपर एक अगर मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ही कोई एक अपना वो बना दे और कमीशन बना दे और उसके ऊपर तो इससे कोई मतलब मैं समझता हूँ एक अच्छा रास्ता मिल जाएगा कौम को, और मिलना चाहिए। दुरुस्त कह रहे हैं सार भाई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पीटीआई की क़यादत जो है वो सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना किरदार से मैं समझता हूं कि कुछ परेशान नजर आ रही है। वो जानते हैं कि इमरान खान के सिवा कोई सोशल मीडिया विंग को स्टॉप भी नहीं कर सकता, जबकि हुकूमती जो ज़राए हैं मेरे, वो मुझे कह रहे हैं कि पीटीआई सोशल मीडिया इमरान खान के मुकर्रर करदा जो बंदे हैं वो चला रहे हैं। इसका जवाब दीजिएगा, और साथ साथ ये भी बता दीजिएगा आज के दौर में क्या सोशल मीडिया पर कंट्रोल मुमकिन है सर साहब? नहीं बट साहब, आप बहुत अच्छा सवाल करते हैं, आई मस्ट अप्रिशिएट। इससे क्या फर्क पड़ जाता है? सोशल मीडिया से इंडिया ने डिसइंफॉर्मेशन लैब के अंदर पता चला कि उसने पता नहीं कितने 32,000 से ज्यादा जाली वेबसाइट्स बनाई हुई थी, जो कभी को उनमें बहुत सारी पाकिस्तानियों के नाम से थी, बहुत सारी। जो हो रहा है उससे हमें क्या इतना, सोशल मीडिया से आखिर हमारी छेड़ क्यों बन गई है? सोशल मीडिया के एक ट्वीट होता है तो हमारा ऐसा लगता है कि सारा कुछ हिल के रह गया। टू हेल विद सोशल मीडिया, हमें अपना काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया का मोहताज क्यों हो हम कि जी हम उसको देख के और वो करें कि जी ये सोशल मीडिया पे बात पहले रोकें, ये वो। तो ठीक कह रहे हैं साहब, मैं आपकी बात से मुत्फिक हूं। इख्तियार भाई, कोई ऐसी बात जो है एसार साहब फरमा रहे हैं कि हुकूमत को अपना काम करना चाहिए, क्यों हुकूमत हिल जाती है सोशल मीडिया की वजह से? इतने दबाव में आप क्यों हैं इख्तियार वली खान साहब? शहजाद भट्ट साहब, मुझे ये बताइए, ये सोशल मीडिया सिर्फ पाकिस्तान में है क्या? ये दूसरे मुल्कों में नहीं है क्या? आपने अमेरिका की सोशल मीडिया देखी है क्या? आपने बरतानिया की देखी है क्या? आपने यूरोप की देखी है? आपने सऊदीया में देखी है? आपने इमारात में देखी है? मैंने चाइना में देखी है, वहां तो नजर ही कुछ नहीं आया मुझे, तो खाली नजर आया। वही कह रहा हूं, मैंने किसी भी सोशल मीडिया पर, किसी मुल्क की सोशल मीडिया पर अपने मुल्क के खिलाफ कैंपेन चलाते हुए किसी मुल्क के लोगों को नहीं देखा, जहां पर जो लोग खत लिखते हैं बैरूनी मुदाखलत के लिए कि आइए आप मुदाखलत करें। हमने कभी नहीं देखा कि हमारी किसी मुल्क की सोशल मीडिया जो है अपने मुखालिफ मुल्क के रूलर्स को कहते हैं, जिस तरह हमारा ताल्लुक इंडिया के साथ है, उनको कहते हैं कि जिस तरह जो बोली उनकी मीडिया की होती है, यहाँ पर सोशल मीडिया की वो बोली जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। हमने नहीं देखा कि जहाँ पर किसी मुल्क में कोई ट्रेन अगवा हो जाए और उस मुल्क के लोग कुछ मीडिया से और कुछ फिर यूट्यूबर्स और फिर 19-20 हज़ार सोशल मीडिया के अकाउंट
वो BLA की और इंडिया की बोली इख्तियार भाई, मैंने आपसे पीपल्स पार्टी के मुतालिक एक सवाल पूछना है, लेकिन वो सवाल पूछने से कबल मैं इख्तियार भाई ये जरूर जानना चाहूंगा कि अगर 9 मई वाली जो आपने बात कही कि माफी मांग ले इमरान खान, तो फिर आप बनी गाला उसे शिफ्ट करने पर मुतफिक है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल कबल अज वक्त है। ये तो शादी से पहले बच्चों और उसका कितने लड़के होंगे कितनी लड़कियां होंगी वो वाली बात हो जाएगी। इस तरह नहीं होता, शुरुआत करनी है। ये चीज जो 9 मई वाली है ये PTI के गले में लटकी हुई है। जो 9 मई के वाकयात हैं ये इमरान खान के गले में अटकी हुई है। ये वो ना निगल सकते हैं ना वो गल सकते हैं, और ये उनको खुद भी पता है। उन्होंने अगर माफी मांग ली तो मेरे ख्याल में उनके लिए आसानियां शुरू हो सकती हैं। फिर बनी गाला शिफ्ट होना, कोई रिलीफ मिलना, वो उसके बाद की बातें हैं, वो फिर देखी जाएंगी। लेकिन एक अच्छे काम का आगाज, अगर अच्छे काम का आगाज होगा, इख्तियार भाई आप ठीक कह रहे हैं, अच्छे काम का आगाज होगा। लेकिन मैं आपसे जानना ये चाहता हूं इख्तियार भाई कि पीपल्स पार्टी ने दरियाए सिंध से 6 कनाल्स निकालने के खिलाफ सूबाई असम्बली में जो करारदाद पेश की है, उस हवाले में बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी साहब ने जो सख्त मुखालफत की, सिंध भर में एहतजाज भी हो रहे हैं। मेरी नाज़रीन को ज़रा आगाह कीजिएगा कि मनसूबे पर काम जारी है आपकी जानब से, हुकूमत की जानब से, और क्या वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो कुछ दूर किए हैं? इस बारे में इंपॉर्टेंट इशू है, आगाह कीजिएगा मुझे। बट सर, इस पर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कि द मैटर वाज बीइंग टेकन अप विद प्राइम मिनिस्टर बाय ऑनरेबल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली, जो बिलावल भुट्टो जरदारी, और उनकी तरफ से ये डिस्कस हो चुका है और उसका जो हल निकालना है वो बड़ों ने निकाल लिया है। वट उनके बीच में क्या डिसाइड हुआ है वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बाकी करारदाद की बातें हो, कोई स्टेटमेंट हो, वो सियासी वक्त की जरूरत होती है। अगर वो कुछ करते हैं तो वो उनकी मर्जी है। एसार राना साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ईद के बाद क्या समझते हैं कि PTI की जानब से कोई एहतजाजी तहरीक सामने आ सकती है, और ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान भी उसमें साथ शामिल होंगे? एसार राना क्या कहेंगे? अच्छा भट्ट साहब, पहले थोड़ा सा अगर इजाजत दें तो मैं ये जो नहरों वाला इशू है इस पे 2 जुमले बोलना चाह रहा हूँ प्लीज। तो देखें, अगर ये बात KP हुकूमत की जानिब से होती ना, नहरों के ऊपर वो करारदाद दे देते या उनकी जो हुकूमत है वो इस पे बोलती, तो आप उन पे बहुत आसानी से वतन दुश्मनी का लेवल लगा देते कि ये तो मुल्क से मुखलिस ही नहीं है और ये तो बड़े गद्दार किस्म के लोग हैं और ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा है और ये बीच में ला तड़ा रहे हैं। लेकिन वो लकीली वो सिंध हुकूमत की तरफ चला गया, लिहाजा इस तरह की कोई बात नहीं होगी। और ये बात ठीक है कि यहाँ से पैगामात भेजने और मुदाखलत की कहना बहुत गलत बात है, लेकिन माजी में पीपल्स पार्टी ने हुसैन हक्कानी को क्या मैसेज भेजा था देखे, जिस पे फिर वो मेमोगेट स्कैंडल बना था या डाउन लीक्स क्या था। तो मेरा ख्याल है कि हमें वंस फॉर ऑल ये तय कर लेना चाहिए कि तमाम जमातों को एक लकीर लगा देनी चाहिए कि इसको नहीं क्रॉस करना। माजी में अगर किसी ने की है तो वो भी एतराफ करें और जो आप कर रहे हैं उन्हें वो बाज आ जाएं और रियासत को पहले नंबर पे तरजीह दें। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, काबिल एहतराम सारा, वक्त की कुछ कमी थी इसलिए आप इंतहाई माजरत चाहता हूँ। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। ब्रेक से वापसी पर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मार्केट को कैप्चर करने जा रहा है। कैसे कैप्चर करेगा, मेरे साथ रहिएगा। शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की इंटरनेशनल मार्केट से क्या कंपैरिजन हो रहा है, और इसके लिए इंतहाई काबिल एहतराम मेरे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब हैं, माहिर मौशियत हैं और मुकम्मल ग्रिप रखते हैं अपने काम के ऊपर। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहजाद साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू डॉक्टर साहब। दुनिया टैरिफ बढ़ा रही है, पाकिस्तान टैरिफ कम कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट को हम कैप्चर करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आई थिंक आज का दिन पहले तो शहजाद साहब 23 मार्च के लिहाज से एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। तो हमें एक अहद करना चाहिए कि जिस तरह
1940 में हमारे बड़ों ने एक सैक्रिफाइस देकर इस मुल्क को खड़ा किया था, उसी तरह हम ये सोचें कि क्या इंपोर्ट लेड ग्रोथ और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड ग्रोथ पाकिस्तान को कहाँ ले आई है? पाकिस्तान को यहाँ ले आई है कि हमारा जो कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम है वो ये है कि हम 9-10% एक्सपोर्ट करते हैं अपनी जीडीपी का और 20 से 25% इंपोर्ट करते हैं। ये तो एक रेमिटेंसेस हैं जिसकी वजह से ये गैप काफ़ी हद तक पूरा हुआ है, फिर भी हमें बोरो करना पड़ता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव हो तो ये जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लेड पॉलिसीज़ हैं इनसे निकल कर अपनी इंडस्ट्री को, चाहे वो गाड़ियां बनाने यानी कि ऑटो सेक्टर हो, चाहे वो स्टील सेक्टर हो, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो, चाहे वो सीमेंट सेक्टर हो, चाहे वो शुगर सेक्टर हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, ये वो मेन सेक्टर्स हैं जिसमें इस वक्त इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती है, उनको कंपेटिटिव होने दें। इसका मतलब ये है कि उनको प्रोटेक्ट ना करें और उनको दुनिया के साथ compete करने दें। ये एक ऐसी बात है कि 77 साल में सारी गाड़ियाँ पाकिस्तान में तो बिक रही हैं, सारी जापानी गाड़ियाँ बिकती हैं, एक भी गाड़ी एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं है। अभी एक गाड़ी शायद असेंबल होके एक्सपोर्ट होने लगी है। ये क्यों है? क्योंकि हमने कभी इंटरनेशनल लेवल की गाड़ी ही नहीं पाकिस्तान में बनाई, बिकॉज हम एक प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में अनकम्पिटिटिव गाड़ियां बनाते थे। ये गाड़ियों की एक मिसाल है और हमने ये सोचा कि शायद बाहर से मंगवाने की बजाय हम पाकिस्तान में ही असेंबल करके ये काम चलाते रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह बाकी इंडस्ट्री भी है सारी आपकी। सो टैरिफ रैशनलाइजेशन जो है वो जिन मुल्कों ने भी की, ईस्ट एशिया इज टैरिफ फ्री, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आसियान सबसे बड़ी मिसाल है इस कामयाबी की। जितना ईस्ट एशियन मिरेकल आया है उसमें जब उन्होंने अपनी इकोनॉमी को खोला और compete करने दिया। इसका ये कतई तौर पे मतलब नहीं है कि यही एक जुज है इस पॉलिसी का। एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस का एक जुज जो है वो ये है कि हम ये काम करें, पर जो बहुत इंपॉर्टेंट जुज हैं उसका मतलब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कंपेटिटिव हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कंपेटिटिव हो, जिसका मतलब है रेगुलेटरी निज़ाम मुल्क का ऐसा हो जो दुनिया में compete करने दे। डाइवेस्टमेंट हो यानी कि सरकार इदारे ना चला रही हो, ताकि प्राइवेट सेक्टर को पनपने भी दिया जाए, चलने भी दिया जाए और क्लोज होने भी दिया जाए। यानी कि जो बहुत से प्राइवेट डॉक्टर साहब, टैरिफ कम करने से क्या आप नहीं समझ रहे कि इस वक्त ऑटो इंडस्ट्री जो है वो कीमत कम करने पर मजबूर हो जाएगी? देखिए, एक कीमत कम करना, आप इंपॉर्टेंट चीज सामने रख रहे हैं, ये तो एक जुज है ना इस चीज का। असल में तो आप चाहते हैं कि दुनिया में जो गाड़ियों की क्वालिटी है, आप उस गाड़ी की क्वालिटी जो है पाकिस्तान के लिए भी बनाने में कामयाब हो और दुनिया में बेचने के लिए भी कामयाब हो। असल बात तो ये है, पर इससे ये जरूर है कि देखिए ना, आप कस्टम ड्यूटी चार्ज करते हैं, वहां तक तो ठीक था। उसके बाद हमने कई और चीजें लगाई, क्योंकि मैं टेबल पे कई दफा मौजूद था जब ये हो रहा होता था। मैं तब भी कहता था एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी। और ये कई दफ़ा शहजाद साहब इसलिए नहीं लगाते थे कि हम इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट सिर्फ कर रहे होते थे, हम इसलिए लगाते थे कि हमारी जो पाकिस्तान की रेवेन्यू बेस है वो चूँकि नैरो थी और हम मैन्युफैक्चरिंग से ही टैक्स ले सकते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, रिटेल, होलसेल, ये सब टैक्स नेट में उस तरह आज भी नहीं आ सके। तो हम क्या करते थे कि हम इस तरह की इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाते थे विच वर हिडन टैक्सेस, सो दैट हम इंपोर्ट को एक इंपोर्ट स्टेज टैक्स करके ये टैक्स कलेक्ट कर सकें और अपने जो अहदाफ हैं उनको पूरा कर सकें। सो ये पॉलिसी जो हमने चलाई है, इसने आज मुल्क को एक अनकम्पिटिटिव इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट बना दिया है। अगर इसको तब्दील करना है, और कई इंडस्ट्रीज इससे तकलीफ में भी आएंगी, इंडस्ट्री से मेरा मतलब पूरी इंडस्ट्रीज नहीं है, पर कई प्राइवेट सेक्टर के अदारे जो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, वो ज़रूर इनिशियली ऐसा हो सकता है। बट वंस वो समझ जाएंगे इस बात को कि पाकिस्तान की चीज़ अब दुनिया में बेचनी है, पाकिस्तान में भी बेचनी है, और इससे कस्टमर का बहुत बड़ा फ़ायदा है। जैसे आपने हिंट किया, वो क्या फ़ायदा है? उसको बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगी, बेहतर रेट्स पे मिलेगी, कंपटीशन जो है वो इनोवेशन लाएगा पाकिस्तान में, और नया एंटरप्रेन्योर जो है वो आएगा मार्केट में। पर जैसे मैंने कहा, टैरिफ पॉलिसी एक जुज है उस पॉलिसी का जो हमने सामने रखनी है। अगर हमने एक इकोनॉमी क्रिएट करनी है जो कंपेटिटिव इकोनॉमी हो, मार्केट लेड इकोनॉमी हो, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी हो, और उसके जो बाकी जुज हैं, फंक्शनिंग मार्केट्स, डीरेगुलेशन, ग्लोबल इंटीग्रेशन, डिजिटलाइजेशन, और जो
सहूलत है टू एवरी होम, डॉक्टर टू साहब एवरी आप इंडस्ट्री। माशाल्लाह मौशियत को समझते हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा समझते हैं। सूरज को मैं क्या चिराग दिखाऊंगा, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन आपको दे देता हूं। जो आप बात कर रहे हैं टैरिफ पॉलिसी को ठीक करना है, सिर्फ इसको ठीक करना है, हुकूमत भी बार बार कह रही है। डॉक्टर साहब मेरी ज़ाती ओपिनियन लें तो 77 साल हो गए हैं, हम इसको ठीक आज तक नहीं कर सके। इस पॉलिसी को गुर्बत दूर करनी है और लोग तो टैक्स डॉक्टर साहब देना ही नहीं चाहते। ये कैसी टैरिफ पॉलिसी? हाउ सर? सो दुरुस्त बात है ना शहजाद साहब। तो आज 77 साल से हमें सोचना है ना कि क्यों 164-65 कमर्शियल अदारे जो है वो सरकार चला रही है और बहुत बड़े बड़े नुकसान कर रही है। अब ये फैसला तो पॉलिसी मेकर्स और अथॉरिटीज़ को करना है। पाकिस्तान की जिसे कहेंगे वो क्लास जो कि पॉलिसी मेकिंग में भी है, पॉलिटिकल लीडरशिप में भी है, का पार्ट भी है और जुडिशरी का पार्ट भी है। इन सब को ये बात समझनी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो वक्त और स्पेस आज IMF की वजह से मिला है उसको यूटिलाइज करना है टू डू द राइट थिंग एंड टू मेक द राइट कॉल्स। आप राइस पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूं, दुनिया से कंपीट करने देते हैं। पिछले साल $4 अरब का इसी मुल्क ने इसी मुल्क की पैदावार को लेकर दुनिया से कंपीट करके एक्सपोर्ट किया राइस। इंडिया आउट ऑफ द मार्केट था, हमारे राइस ने कंपीट किया। क्यों शहजाद साहब? इसलिए शहजाद साहब कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ना उसकी कीमत फिक्स करती हैं, ना ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का टारगेट देती हैं, पर जिस जगह जाकर ये काम करती हैं, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री हो चाहे वो वीट इंडस्ट्री हो, दोनों में हमेशा मुश्किलात एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे मुल्क में जितनी बिजली महंगी है, हाउ इट पॉसिबल सर मैं एक्सपोर्ट को अपने को कैसे बढ़ा लूं? आप सोलर पॉलिसी पे भी देख लें, क्या है सोलर पॉलिसी आपकी, मुझसे ज्यादा समझते हैं आप। इज इट पॉसिबल सर? सो आपने ये बहुत ही जिसे कहेंगे फंडामेंटल क्वेश्चन सामने रखा है कि क्या हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक किए बगैर, एनर्जी एफिशिएंसी लाए बगैर, एनर्जी की सर्विस डिलीवरी बेहतर किए बगैर क्या हम दुनिया में कंपेटिटिव हो सकते हैं? चलें मैं मान लेता हूं कि हमारा टैरिफ जो है पूरे साउथ एशिया से तो ऊपर है ही है, पर ये बहुत से ईस्ट एशियन ममालिक से भी ऊपर है, तो इसलिए आप अनकम्पेटिटिव हो जाते हैं। पर इसका हल क्या है? आप कंपेटिटिव एक चीज़ में हैं, मसलन आप टेलीकॉम, जो आपके पास फ़ोन है, जो आपके पास इस वक्त इंटरनेट आ रहा है। मैं कई दफ़ा आपसे लाहौर से भी बात करता हूँ, इस्लामाबाद से भी करता हूँ और पेरिस से भी करता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ काम करता था। तो वहाँ पे भी एक ही ब्रॉडबैंड आता था। क्यों? क्योंकि हमने इसको पनपने दिया, प्राइवेट सेक्टर में डीरेगुलेट किया और लिबरलाइज किया। अगर आप एनर्जी सेक्टर को ठीक करना चाहते हैं तो जाकर फंडामेंटल चीज़ें ठीक कीजिए। मैं अभी इस पर एक पर्चा ही लिख रहा था, तो मैंने ये कहा कि बियॉन्ड प्राइस सेटिंग्स, IMF भी इसमें फंस गया और मुल्क भी इसमें फंस गया। बियॉन्ड प्राइस सेटिंग्स आप एक एफिशिएंट, कंपेटिटिव, मार्केट ओरिएंटेड, वेल रेगुलेटेड एनर्जी सेक्टर काम करते हुए जब तक मुल्क में नहीं लाएंगे, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पर ये याद रखिए, एनर्जी से मतलब बिजली नहीं है, एनर्जी से मतलब है बिजली, गैस। IMF एंगेजमेंट के बारे में भी कुछ दो लाइनें प्लीज बताते जाइएगा। देखिए, एक तो बात यह कि IMF के बगैर मुल्क को चलाना प्रूडेंट पॉलिसी नहीं है। अथॉरिटीज सीरियस हैं इस बात पे, मुझे खुशी है। IMF के साथ अटैच्ड रहें जब तक कि ये 3 साल प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता। उसकी वजह यह है कि एक मैक्रो स्टेबिलिटी मुल्क में आ गई है, अफरात ज़र कम हुई है, कुछ एक्सटर्नल रिजर्व्स बेहतर हैं, कुछ खसारे संभले हैं। पर इस प्रोग्राम को बेहतर करने की कोशिश करें। IMF को भी कायल करें इस चीज़ों पर कि टैक्स के जो अहदाफ हैं वो ऐसे होने चाहिए जिससे मैन्युफैक्चरिंग पे बोझ उतरे, जिससे इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्सेशन है वो बढ़े मुल्क में, पर सिर्फ इनकम देने वालों पे नहीं, सैलरीड पर नहीं, बोझ जो है बाकी भी सेक्टर्स पे डाला जाए और कुछ टाइम गेन करें उनके साथ। और उसके साथ जो जो प्लस के काम हैं, यानी कि एनर्जी सेक्टर की तंजीम नौ और बाकी मुल्क की जो इफेक्टिव जिसे कहेंगे कंपेटिटिव एफिशिएंट मार्केट्स हैं, वो क्रिएट करने की तरफ आगे जाएं। मैं अब भी जब ये देखता हूं कि आप वही प्रोग्राम्स, वही चीजें जब रिपीट करने जाते हैं। बहुत शुक्रिया, इंतहाई काबिल एहतराम मेरे डॉक्टर खाकान नजीब साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहा हूं और वापस आऊंगा। इसराइल ने पहले फ़लस्तीन, फिर यमन और अब लेबनान पर हमला कर दिया है। ऑनरेबल ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब मेरे साथ होंगे। शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात करेंगे ब्रिगेडियर मसूद साहब से। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तानी नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादक का दौरा तो आपने देख लिया, तमाम मीडिया ने भी उसको देख लिया है। आप इस दौरे को किस तरह देख रहे हैं? और आपको ये भी याद होगा कि जब हम भारत के साथ बात करते थे तो वो भी यही कहता था कि पहले तिजारत, और अब अफगानिस्तान से भी बात जो चल रही है वो तिजारत की ही चल रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, टीटीपी की दहशतगर्दी रोकने के लिए ठोस इकदाम कहाँ हैं? तिजारत तो बात की बात है, क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? जी हाँ, देखें, मेरे ख्याल में ये 3 दिन का दौरा है और इसमें तिजारत इस वन पॉइंट है, लेकिन इसमें ये स्पेशली गए हैं एविडेंस देने के लिए और बताने के लिए कि अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है जो पाकिस्तान में है। और रिसेंटली जो बनू का अटैक हुआ था जिसमें अफगान नेशनलिस्ट इन्वॉल्व थे, और जाफर एक्सप्रेस में भी जो टेररिस्ट दे वर इन कम्युनिकेशन विद देयर हैंडलर्स इन अफगानिस्तान, तो वो मैसेज देने के। बाकी तो ये चीज़ें साइट में बाकी चीज़ें भी डिस्कस होंगी, अफगान रेफ्यूजीज भी डिस्कस होंगी, बॉर्डर में तोरखम की सूरत हाल भी डिस्कस होगी, बट मेनली एक मैसेज डिलीवर करने गए हुए हैं कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द अफगानिस्तान है कि वो पाकिस्तान के जो डिमांड्स हैं, डिसमेंटलिंग टेररिस्ट हाइट आउट्स और फैसिलिटेशन जो वहाँ से उनको मिल रही है, वो उसको बंद करें। ब्रिगेडियर मसूद साहब, अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी भरे खत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी उसी तरह का मुंह तोड़ जवाब जो है वो अमेरिका को दिया है। मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसराइल के गजा, शाम के बाद लेबनान, दोबारा शदीद हमलों के बाद ईरान के खिलाफ भी किसी कार्रवाई का बड़ा कच्चा जो है वो बाहर नज़र आ रहा है। इस पर मशरक़ वस्ता की बात अगर आप करूं या पाकिस्तान की बात करूं तो इन तमाम हालात में क्या देख रहे हैं आप, क्या असरात मुरतब होंगे? जी ब्रिगेडियर साहब। जी हाँ, देखें, मेरे ख्याल में जिस तरह डेवलपमेंट्स हो रही हैं मिडिल ईस्ट में, स्पेशली गजा की सूरत हाल देखें तो वहाँ पे इजराइल ने दोबारा ऑपरेशन, ग्राउंड फोर्सेस का भी ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, एयर फोर्स से भी अटैक कर रहे हैं, आर्टिलरी भी यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली अटैक्स हुए हैं साउथ लेबनान, साउथ ईस्ट में ताहिर सिटी है, वहाँ पे हमले हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के यमन के टारगेट्स पे हमला है, यमन ने स्ट्राइक्स किए हैं, इसराइल के अंदर स्ट्राइक्स हैं, इसराइल के अंदर शिन बैत के जो हेड है उसके और डिसमिस किया है नेतन्याहू ने, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, हॉस्टेजेस की बात हो रही है। सो एक कंफ्यूज एक स्टेज वहाँ पे सेट हुआ है, लेकिन उसके दरमियान में जो स्पेशल एनवाई है प्रेसिडेंट ट्रंप के, स्टीव विटकॉफ वहाँ पे गए हैं और उनकी इंटरेक्शन हुई हमास के साथ और उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा हमास वाले इतने बुरे नहीं है या इतने एक्सट्रीमिस्ट नहीं है जितने दे आर बीइंग पोर्ट्रेट। तो एक बड़ी डिफरेंट डेवलपमेंट एक वो है। सिमिलरली जहाँ तक ईरान की बात है, लेकिन मुझे लगता यही है जिस तरह चीज़ें डेवलप हो रही हैं सब्सिक्वेंटली ये जाएंगे ईरान के पीछे, क्योंकि ऑलरेडी देखें कि हिजबुल्लाह को उन्होंने ऑलमोस्ट डिग्रेड कर दिया है, सीरिया है उनके हाथ से निकल गया है। तो जो एक कनेक्शन ईरान का था विद रेस्ट ऑफ दी जो प्रॉक्सीज थे उनके साथ, वो निकल गया है। अब देखें यमन में हूतीस को टारगेट किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल में सब्सिक्वेंटली उनकी कोशिश यही हो कि दे विल डिक्टेट ईरान की ये चीज़ें वो एक्सेप्ट करें। दैट्स वाई ईरान ने कहा कि इट इज़ मोर ऑफ ए डिक्टेशन एंड थ्रेट। तो इस पर उन्होंने कहा बात नहीं होगी, बट एट द सेम टाइम यूरोपियन कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होंगे और कोशिश यही होगी किसी तरह किसी उस पर अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचा जा सके। बट दे आर एडमेंट है अमेरिकन एज वेल एज दी इजराइलीज की वो किसी सूरत में दे विल नॉट अलो ईरान की वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर सके। काबिल एहतराम ब्रिगेडियर साहब, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का गजा में जंगबंदी की बहाली का मुतालबा भी सामने आ चुका है और नेतन्याहू जो हैं वो तो बिल्कुल इस पर आमादा नज़र नहीं आ रहे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मशरक़ वस्ता में नई जंग का सबब बन सकता है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये कुछ नई बात नहीं सामने आ रही। अभी देखें कि नेतन्याहू की जो असल में है कि जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो सीज फायर का जो फेज़ 1 हो चुका था, फेज़ 2 पे जाना था, अब तो उन्होंने उसको नज़रअंदाज करके इन्वेड कर दिया है, दोबारा अंदर गए हैं। जिस तरह 400 के करीब शहादतें हो चुकी हैं, अब वो अपनी सर्वाइवल की जंग नेतन्याहू लड़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उन पर करप्शन के केसेस हैं। द मोमेंट ही इज़ आउट ऑफ गवर्नमेंट वो जेल में होगा। दैट इज़ वन थिंग। फिर सेकेंडली इम्पोर्टेंट ये है कि शिन बैत के जो हेड थे उनको डिसमिस कर दिया है, तो इसराइल के अंदर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो अपने सर्वाइवल के लिए उन्होंने देखें कि जो फार राइट के जो नेशनलिस्ट थे उनको दोबारा अपने गवर्नमेंट में, कोalition गवर्नमेंट में शामिल किया। जिस तरह बिन गवीर थे उनको दोबारा ऐड किया है।
तो उनका कंसेप्ट यही है कि फार राइट वालों का और नेतन्याहू का कि जो हमास जो भी अभी रेमिनेंट उनके हैं उनको डिस्ट्राइक करना, ये फार राइट वाले भी चाहते हैं, नेतन्याहू भी चाहते हैं, और वो कहते हैं इसको प्रोलॉन्ग करें। लेकिन मेरा ख्याल में जिससे मैंने बात की स्टीव विटकॉफ के दरमियान में एक अंडरस्टैंडिंग, एक मुहिम जारी है, तो होपफुली वो इसमें कुछ कोशिश में होंगे, कुछ रास्ता निकलेगा। बट एट द सेम टाइम हमने देखा है कि कतर ने भी, इजिप्ट ने भी और सऊदीज ने भी कंसर्न का इजहार किया जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अल्टीमेटली देखें कि नेतन्याहू अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, मीडिया रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं उसके मुताबिक तो इसराइल के अंदर भी अब जो जंग है वो शुरू हो गई है। आप उसको सिविल वार कह ले, आप उस सिविल वार को कैसे देखते हैं? देखेंगे डिवीजन हो गई, जिस तरह मैंने बात की है कि हॉस्टेजेस के जो रिलेटिव्स है वो कहते हैं कि आप जो सीज फायर है उसको इम्प्लीमेंट करें, और जो हॉस्टेजेस हैं, जो रिमेनिंग हॉस्टेजेस, उनको वापस लाएं। इनके स्टेट के आप वार पे जाएंगे तो उनकी भी मौत हो सकती है। दैट इज़ वन थिंग, एक वो प्रेशर है। दूसरा ये है कि आप देखें पब्लिक खड़ी हुई है अगेंस्ट नेतन्याहू कि जी वो चाहते हैं कि जो शिन बैत के उन्होंने उसको डिसमिस किया उसको वापस लें। सुप्रीम कोर्ट ने इसके डिसीजन, प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन के अगेंस्ट उसको ऑलमोस्ट स्टे कर दिया है। तो अंदर ये देखें कि डिवीजन है कि वो कोशिश शेल्टर ले रहा है नेतन्याहू फार राइट वालों के अंडर जाके। कोलिशन टोटली डिपेंड्स ऑन द फार राइट, अगर वो हट जाते हैं तो गवर्नमेंट गिर सकती है। सो जुडिशल रिफॉर्म्स के गार में पास में उन्होंने कोशिश की थी अपना आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो विद इन इजराइल के अंदर भी डिवीजन है, और जिस तरीके से थ्रेट डेवलप हो रहा है, देखें कि अभी जिस तरीके से हमास ने भी रॉकेट्स फायर किए हैं डिस्पाइट ऑल दैट जो उनके साथ हुआ है, और ये और हुतीस ने भी कहा है कि अगर ये सीज इस तरह रहेगा तो दे विल कंटिन्यू। सो मसाइल जो हैं नेतन्याहू के लिए भी हैं, इजरायली नेशन के लिए भी। ब्रिगेडियर साहब, हमें रोज़ाना प्रेस रिलीज़ें आती है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और हुकूमती अफराद की तरफ से मज़म्मती बयान आते हैं कि जनाब ये शहादतें हो गई, ये शहादतें हो गई। इस रवा माह में भी अगर को 8 से 10 KP के बलोचिस्तान और दीगर में बात करूं तो रोज़ाना की बुनियाद पर ये जंग जो है ये पाकिस्तान में, मैं समझता हूं पाकिस्तान बाज़ाब्ता इस वक्त हालत जंग में है। तो ये जंग किस मंतकी इंजाम की तरफ जाएगी? हम कैसे काबू पाएंगे? कब तक काबू पाएंगे? क्या हम इसे रोक सकते हैं या सिर्फ अफगानिस्तान से निगोशिएशन ही इसका आखिरी हल है? नहीं, देखें कि पास में हमारी तो सक्सेस रही, हमने दहशतगर्दी को तो शिकस्त दिया था, और हमारे आप देखें चाहे वो रद्दुल फसाद अल-मिज़ान था, ज़र्ब अज़ब था, रद्दुल फसाद है, हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं। स्वात ऑपरेशन आपको याद हो, सो पाकिस्तान की जिस तरह हमने डिसमेंटल किया, और टेररिज्म को दुनिया आके देखती थी और स्टडीज़ के लिए आते थे कि पाकिस्तान ने कैसे इनको डिसमेंटल किया, इनको रूट आउट किया। बट अनफॉर्चुनेटली और जिस तरीके से हमने कोशिश की इनसे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, और सब्सिक्वेंटली अफगान तालिबान के वापस आने के बाद से ये टेररिज्म वापस पाकिस्तान में दोबारा ये आई है, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, इसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, इंडिया तो 100% है, और कुछ और ताकतें जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने चाहते हैं। लेकिन देखिए बात यह है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस, स्पेशली जब आर्मी की बात करते हैं या फ्रंटियर को, हर जगह पर नहीं जा सकती है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि हर इदारे ने अपना एक किरदार, अपना रोल अदा करना है, और जिसमें अज़्म इस्तेहकाम का भी यही कंसेप्ट था, नेशनल इलेक्शन प्लान में भी यही कहा था कि CTD अपना किरदार अदा करे, रोल अदा करे, पुलिस अपना काम करे, लेवीज अपना काम करे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो, जुडिशरी अपना काम करे, सब ने अपना काम करना है। अब हर चीज़ के लिए आपने कहा कि अब आप फौज की तरफ देखें तो ये मुश्किल होगा। देखें कि बहुत बड़ा एरिया है, और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, तवील होगी, और इसमें यकीनन कुर्बानियाँ होंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो कौम मुत्तहिद रहे, और दूसरा यह है कि हर इदारा अपना किरदार अदा करे ईमानदारी के साथ। तो हम यकीनन, कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान पहले भी शिकस्त हम दे चुके हैं, हम अब भी शिकस्त देंगे। लेकिन अफगानिस्तान की हमने बात की, हम डिप्लोमेसी को भी साथ लेके चलेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम जहां हमने ऑलरेडी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर किए हैं, जहां से दहशतगर्दी हो रही है वहां भी स्ट्राइक्स होंगे। ब्रिगेडियर साहब, मेरा आपसे लास्ट सवाल है। आज 23 मार्च पूरी कौम जोशो खरोश से मना रही है। आप वो शख्सियत हैं जो इन तमाम मामलात पर स्पॉट पर रहकर, ये बाजोड़ हो, दीगर मामलात हो, अफगानिस्तान हो, इन पर आपको मुकम्मल ग्रिप है। 23 मार्च के हवाले से और इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे पूरी कौम को?
देखें जी, एक तो हमें ये सोचना चाहिए कि 23 मार्च से आज तक या 47 से आज तक हमने क्या खोया, क्या पाया, हमारी कामयाबियां क्या हैं, हमारी फेलियर्स क्या हैं और हमने आगे क्या करना है। एक वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सोल सर्चिंग की ज़रूरत है और हमने एक मुत्तहिद होके इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपके सियासी जो आपके नज़रियात हैं, हमने सोचना पाकिस्तान के लिए, हमने पाकिस्तान की बका की खातिर, पाकिस्तान में अमन की खातिर हमने क्या किरदार अदा करना है। अफवाज पाकिस्तान जो है वो क्लियर है कि इन्होंने अपना क्या रोल अदा करना है और इसके लिए वो हर वो मुमकिन वो इकदाम, स्टेप और कुर्बानियाँ दे रहे हैं पाकिस्तान की सर्वाइवल और सॉलिडरिटी के लिए। सो हमने मुत्तहिद होकर, हमने यकीनन मिल के हम इसको जंग में आगे जा सकते हैं। जिस तरह 23 मार्च को ये कंसेप्ट पेश किया गया था पाकिस्तान के लिए, तो आज इतना अरसा गुजर गया है, तो हमें सोल सर्चिंग की ज़रूरत है कि हमने क्या खोया और क्या पाया और हम क्या खोया क्या पाया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते फिर फेस टू फेस में 7:03 पर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।